दोस्तों, जापान देश की टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की रफ्तार से तो आज पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ है। जापान ने जिस गति से खुद को पावरफुल बनाया है वो वाकई काफी अद्भुत है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि क्राइम और गुंडाराज वाले क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध रहा है। और इसका मुख्य कारण है जापान देश की सबसे खतरनाक और निर्दयी क्रिमिनल गैंग याकुजा, जिसके आगे आम लोग तो क्या, जापान पुलिस और प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए थे। जी हाँ दोस्तों, याकुजा जापान में सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि खुद में ही एक काफी बड़ा इतिहास है। जो एक और जापानी गवर्नमेंट के दुश्मन है तो वहीं दूसरी ओर जापान के बेघर, गरीब और कमजोर लोगों के लिए उनके मसीहा हैं। ये सुनने में आपको भी काफी अजीब लग रहा होगा कि आखिर एक क्रिमिनल गैंग लोगों के लिए मसीहा कैसे हो सकता है, तो ये भी आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं जापान की सबसे खतरनाक माफिया गैंग से। याकुजो गैंग, जिसे बोर्योकुडेन या गाकुडो भी कहा जाता है, जिसका मतलब एक ऐसा समूह जो हिंसा में विश्वास रखता है, जो आज केवल जापान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना कहर बरसा रहा है। याकुजो गैंग समुराई समाज के रीति रिवाजों को अपनाता है और जबरन वसूली, ब्लैकमेल, स्मगलिंग, एक्सटोर्शन, किडनैपिंग, नशीली दवाओं की तस्करी, जुआ, डेथ ट्रैप्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी कई अन्य तरह के गैर कानूनी रैकेट्स चलाता है। और केवल इतना ही नहीं, याकुजा गैंग कई रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, फैक्ट्रीज और बड़े बड़े बिजनेसेस को भी मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। ये समूह दुनिया भर में अनगिनत इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये गैंग ऐसे ही बस मजे के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा करता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल याकुजा गैंग का अस्तित्व 1910 में शुरू हुआ था और इसके सारे मेंबर्स जापान की सबसे लो कास्ट बुराकुमिन से बिलोंग करते हैं। और उस समय चूंकि जापान देश उतना विकसित नहीं था और तब जापान में भी कास्ट को लेकर काफी भेदभाव किया जाता था, इसलिए बुराकुमिन जाति के लोगों को कोई भी काम नहीं देता था और उन्हें काफी बेइज्जत भी किया जाता था। ना तो इन लोगों के पास रहने के लिए घर होता था और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। दोस्तों, जब बात पेट पालने की हो तो इंसान सही गलत, अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है और यही हुआ बुराकुमिन जाति के लोगों के साथ भी। सबसे पहले तो ये ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया, जिनका नाम टेकिया और बैकुटो रखा गया। टेकिया ग्रुप के लोग छोटी मोटी चोरी कर पहले तो कुछ ऐसे सामान जमा किए करते थे जिन्हें वो शहर के बड़े मेलों में लोगों को बेच पाए, लेकिन इन लोगों के लो कास्ट से होने के कारण इन्हें कई बार तो अपना स्टॉल मेले में लगाने ही नहीं दिया जाता था और इनके सामान को लो ग्रेड गुड्स में गिना जाता था। इसलिए फिर धीरे धीरे ये लोग एक होकर जोर जबरदस्ती और धोखाधड़ी से लोगों को अपना सामान बेचने लगे। वहीं दूसरी ओर बैकुटो ग्रुप के लोग सूनी, वीरान और खंडर जैसी जगहों पर जुआ खेलकर पैसे कमाते थे और फिर देखते ही देखते इस ग्रुप के लोगों ने ड्रग्स और नशीली दवाओं का भी धंधा करना शुरू कर दिया। इस तरह जब दोनों ही ग्रुप टेकिया और बैकुटो इन कामों में आगे बढ़ने लगी तो फिर दोनों ग्रुप्स ने आपस में हाथ मिला लिया और अपना खुद का एक सिंगल माफिया गैंग बना दिया, जिसका नाम रखा याकुजा। फिर धीरे धीरे ये गैंग क्राइम वर्ल्ड में भी अपने पैर पसारता चला गया, जिसके बाद आज जापान गवर्नमेंट से लेकर हर कोई इनसे डरता है। लेकिन जितना भयानक इस ग्रुप का कामकाज है, उससे भी ज्यादा खतरनाक और अजीबोगरीब इस ग्रुप की प्रथाएं भी हैं, जिनके बारे में सुनकर आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को याकुजा गैंग का मेंबर बनना है तो उसे अपने पूरे के पूरे शरीर पर बैम्बू स्टिक से टैटू गुदवाना पड़ेगा, जिसे इरेजुमी भी कहा जाता है। ये टैटू याकुजा के मेंबर्स की निशानी होती है, लेकिन इन टैटू को बनाने की प्रोसेस भी काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। याकुजा के मेंबर्स आमतौर पर एक दूसरे के साथ ताश खेलते समय अपनी शर्ट उतार देते हैं और अपनी शारीरिक कला का भी प्रदर्शन करते हैं, जो समुराई परंपराओं का एक संकेत है। हालांकि वो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से अपने टैटूज को लॉन्ग स्लीव्स की मदद से कवर करके रखते हैं। याकुजा गैंग अपने पूर्वज के हर एक संस्कार को भी काफी ज्यादा मानते हैं। कुछ इसी तरह का है इनका निंकियो कोड, जो हर एक याकुजा को ये सिखाता है कि मुश्किल में पड़े हर एक इंसान की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए और उन्हें उस मुश्किल से बाहर भी निकालना चाहिए। इसलिए जब कभी भी जापान में सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तो सरकार से भी पहले याकुजा गैंग के मेंबर्स ने जापान के लोगों की सहायता की। उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने तक का इंतजाम याकुजा गैंग के लोगों ने ही किया। और याकुजा गैंग सिर्फ मुश्किल वक्त में ही नहीं बल्कि हर वक्त में जापान के कमजोर और असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं, जिसकी वजह से याकुजा गैंग भले ही दुनिया के लिए एक माफिया गैंग हो, पर जापान के लोगों के लिए याकुजा किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लेकिन याकुजा गैंग के कुछ रूल और प्रथा तो ऐसे भी हैं जिनका कहर खुद याकुजा गैंग के मेंबर को भी सहना पड़ता है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपको अपनी गलती का भुगतान करने के लिए या अपने मेंटर या अपने टीचर के प्रति अपनी वफादारी को सिद्ध करने के लिए आपको अपनी एक उंगली काट कर देनी हो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? जैसे कभी एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। अब आप भले ही ऐसा करें या ना करें, पर जो भी व्यक्ति याकुजा गैंग में नया नया भर्ती होता है और अगर उससे कभी भी कोई गलती होती है तो उसे अपने गैंग के सरताज को अपनी एक उंगली काटकर उसे अल्कोहल में डुबाकर उन्हें देनी पड़ती है। जो भी व्यक्ति इस गैंग में नया नया भर्ती होता है उसे कोबुन यानी कि बच्चा बोला जाता है और उस गैंग के लीडर को ओयाबुन यानी कि बच्चे का पालन पोषण करने वाला। ये प्रथा कई इटालियन माफिया भी याकुजा से प्रेरित होकर अपना चुके हैं। दोस्तों, यहाँ एक कोबुन और ओयाबुन का संबंध औपचारिक रूप से साकी नामक एक जापानी मदिरा पीने से
होता है। साकी के औपचारिक बंटवारे से एक कोबुन और ओयाबुन का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता है, जिसमें कोबुन के कप में साकी की मात्रा उसके ओयाबुन के कप में मौजूद साकी की मात्रा से कम होती है। पर ये रस्म केवल याकुजा गैंग में ही नहीं बल्कि ये आमतौर पर पारंपरिक जापानी शिंटो समाज में भी निभाई जाती है और ये रिश्तों में भरोसे और भाईचारे की एक नई नींव को स्थापित भी करती है। इन सब के अलावा याकुजा जापान के मीडिया और कल्चर में भी कई अलग अलग तरह के रूपों में बरसों से रहा है। जापान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म की अपनी शैली का निर्माण करते हुए याकुजा का चित्रण मुख्य रूप से दो कैरेक्टर्स के रूप में किया जाता है। उन्हें या तो सम्मानित व्यक्ति जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारी उठाता है, या उन्हें अपराधियों के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपने गैंग को बड़ा बनाने और चलाने के लिए भय और हिंसा का उपयोग करते हैं। बैटल विदाउट ऑनर एंड ह्यूमैनिटी और डेड और अलाइव जैसी फिल्में कुछ सदस्यों को हिंसक अपराधियों के रूप में दिखाती हैं, जिसमें हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि अन्य फिल्में याकुजा के व्यापार पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। दोस्तों, याकुजा गैंग इतनी बड़ी माफिया गैंग है कि एक अकेले व्यक्ति के लिए इसे लीड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसलिए इस गैंग के 4 अलग अलग यूनिट्स हैं जो पूरी दुनिया भर में अपना राज और कारोबार चला रहा है। अब कहने को तो ये 4 समूह हैं, पर असल में ये चारों के चारों समूह आपस में एक परिवार की तरह ही रहते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। दोस्तों, याकुजा गैंग वैसे तो कई क्राइम करती है, पर इन सब में कोऑपरेट स्टॉक ब्लैकमेलिंग, ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये 3 मुख्य इनके कमाई के रास्ते हैं। कोऑपरेट स्टॉक ब्लैकमेलिंग करने के लिए सबसे पहले तो अपने गैंग के सबसे तगड़े मेंबर्स यानी सोकैया को स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में धोखे से किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर दाखिला दिला देते हैं और फिर इसके बाद सोकैया बाकी सारी कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को डरा धमकाकर सारे शेयर और स्टॉक अपने नाम करवा लेता है और उसके बाद जो कंपनी इनके चंगुल में फंस जाती है उन सब की रेपुटेशन मार्केट में तो गिर ही जाती है और साथ ही साथ उसकी मार्केट प्राइस और एनुअल रेवेन्यू भी मिट्टी में मिल जाता है। कुछ इस तरह ही याकुजा गैंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी अंजाम देते हैं, जहां वो पूरी दुनिया भर से लड़कियों को जॉब का झांसा देकर जापान बुलाते हैं और फिर उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देते हैं और फिर ना चाहते हुए भी उन लड़कियों को अपना पेट पालने के लिए ये काम करना ही पड़ता है। साथ ही साथ हर तरह की नशीली दवाइयां और ड्रग्स का कारोबार भी याकुजा गैंग इंटरनेशनल लेवल पर करती है। 1960 के दशक की शुरुआत में जापानी पुलिस ने अनुमान लगाया था कि याकुजा के पास 2 लाख से भी अधिक की सदस्यता थी और शायद याकुजा गैंग की इतनी हिम्मत इसलिए बड़ी है क्योंकि खुद सरकार ने भी अब इन्हें लीगली रूप से एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ तक कि खुद सरकार के कुछ लोग भी इस ग्रुप को फंडिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमारी तो सलाह यही है कि अगर आप भी कभी जापान जाएं और अगर जाने अनजाने में आपकी मुलाकात किसी भी याकुजा गैंग के मेंबर से हो जाए तो उनसे जरा बचकर ही रहिएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।